कि रमेश जी को ये लग रहा है कि कहीं ये चारों के चारों मुझे मार ना दे, मुझे मार भी देंगे तो किसको क्या पता लगेगा, अगली सुबह तक तो किसी को खबर ही नहीं होने वाली। तो ये चीज घटना चल रही थी। अब वो चारों में से एक जो होता है वो हंसता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। अब वो चारों ने रमेश जी को घेरा हुआ है, वो सिर्फ रमेश जी को हंस के देख रहे कि तुझे अगर हमें मारना होता ना, हम तुझे उसी वक्त मार देते जब हमने तुझे उस वक्त खेत में देखा था। और तुझे क्या लगा कि तू हमें देख रहा था और हम तुझे नहीं देख रहे थे? हम तुझे तब भी देख रहे थे। हमारा मुंह चाहे आगे था, लेकिन जो हमारी आंखें थी ना वो पीछे होती है। और जब रमेश जी ने देखा तो सच में वो देख के दंग रह गया और उनको बेहोशी आने वाली थी, क्योंकि एक्चुअल में उनकी जो आंखें थी वो सिर के पीछे लगी हुई थी और वो रमेश जी से बातें कर रही थी। उनका मुंह आगे की ओर बात कर रहा था, उनकी आंखें पीछे रमेश जी को देख रही थी। वो महिला थी, वो महिला हवा में आसमान हल्की से उड़ते हुए, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसके जो हाथ थे वो हाथ उसने पीछे की ओर कर रखे थे और उसकी जो आंखें थी, आंखें सिर के ऊपर थी और उसका मुंह बिल्कुल था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और आप हमारी स्टोरीज़ को प्यार दें। जिस तरह से आप हमारे पॉडकास्ट को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से आप हमारी स्टोरीज़ को भी प्यार दें। इस चैनल के ऊपर हम वो स्टोरीज़ लेके आते हैं जो स्टोरीज़ को हम पॉडकास्ट में कई बार नहीं लेके आ पाते, क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये जो हमारी स्टोरीज़ होती है, शॉर्ट स्टोरीज़ होती है, जो 15 से 20 मिनट की स्टोरीज़ होती है, तो इसमें हम आपको सिर्फ वही बातें बताते हैं जो किस्से या कहानियाँ हमें कोई सुनाता है या कहीं से हमने सुनी होती है, तो वही किस्से कहानियाँ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो जो आज का इंसिडेंट होने वाला है वो होने वाला है भूतों का खजाना। अब आपने देखिए भूतों के बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी, बहुत सारी बातें सुनी होगी। वही बात है भूतों का खजाना। अबे भूतों का खजाने का किस्सा क्या है, कहानी क्या है, उसके ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको मानते रहिए, क्योंकि जब आप अपने ऑरा को मजबूत रखेंगे तो उतना ही ज्यादा आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बाकी हम अपने इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट डाल रहे हैं, जो 10 से 15-20 मिनट की स्टोरीज है, जो आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भूतों का खजाना हमें जो किस्सा सुनाया था, वो हम किसी की शादी में गए थे कुछ टाइम पहले। तो उनके जो नाना जी थे, उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया था। जब उनको पता लगा कि हम कुछ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के हम पॉडकास्ट कहानियां बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी एक किस्सा, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो हमने कहा कि हम तो जरूर सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, भूतों का खजाना। तो जब हमने कहा भूतों का खजाना ये है क्या चीज़ है, आखिर में किस्सा क्या है, तो उन्होंने सुनाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है ये लगभग हो गए 55-60 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि ये जो किस्सा हुआ था, ये किस्सा हुआ था उनके किसी दूर के कोई रिश्तेदार था, उसके साथ हुआ था। तो किस्सा कुछ इस तरीके से उन्होंने सुनाना शुरू किया। अब जिनके साथ एक किस्सा शुरू हुआ था उनका हम नाम रख लेते हैं, उनका नाम हम रख लेते हैं रमेश। तो रमेश जी के साथ एक किस्सा हुआ था जो उनके नाना जी ने सुनाना शुरू किया। तो रमेश जी ने कहा, जो उनके नाना जी ने कहा कि जो रमेश जी थे वो, उनकी खेती बाड़ी थी, वो अपने खेतों में काम किया करते थे, उनका काम धंधा भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अपने इस काम धंधे से। उनकी एक छोटी सी लड़की थी, एक उनकी वाइफ थी और एक उनके जो माता थे और पिताजी थे। तो रमेश जी तो थे, वो अपने खेतों में काम किया करते थे, उसके बाद वो लकड़ियाँ भी काटा करते थे। उन लकड़ियों को जाकर वो जो बाजार हुआ करता था, वो बाजार में बेचने भी जाया करते थे और खेतों में जो फसल हुआ करती थी उस फसल को भी वो कई बार बेचने जाया करते थे। तो इस तरीके से उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जिनको कभी आप समझ नहीं पाते हैं। अब समस्या ये थी कि उनके जो खेत थे ना, जो उपजाऊ खेत थे उनके, वो उपजाऊ खेत उनके थोड़े दूर थे। अब देखिए जो पहाड़ों के गांव होते हैं ना, जो उत्तराखंड के या हिमाचल के गांव आपको देखने को मिलेंगे, वो गांव ज्यादातर नदियों के पास बने होते थे, ताकि उनके अंदर जो सिंचाई के साधन होंगे उनको सबको सिंचाई मिलती रहे, इजिली उनको पानी अवेलेबल होता रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जो उनके अच्छे खासे उपजाऊ खेत थे, वो खेत उनके गांव से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर हुआ करते थे। अब दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या ये थी कि अगर वो उन खेतों में चले जाएं सुबह, तो फिर जब शाम होगी या अगली सुबह शाम होगी तो वो अपने जो पास के खेत होंगे उनमें नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी रमेश जी को बीमार रहा करती थी, जो उनके माता पिताजी भी थे उनकी भी काफ़ी एज हो चुकी थी। तो इसीलिए वो ये चाहते थे और हमेशा यही करते थे कि भाई जो मुझे ये काम करने हैं वो मुझे अपने सुबह ही निपटा लूँ, जो काम होते हैं जो पास के खेत है। लेकिन जो दूर के खेत होंगे उनमें मैं रात को जाया करूँगा, ताकि रात को मैं वहाँ चले जाऊँ, वहाँ जल्दी से काम निपटा लूँ, फिर पास के खेत पे जल्दी से निपटा लूँगा। तो इसके लिए रमेश जी ने एक प्लान बनाते थे कि मैं रात को लगभग निकलूंगा 8 या 9 बजे के आसपास निकलूंगा।
तो उनकी जो वाइफ थी उनके लिए कुछ रोटियां, कुछ साग सब्जी पैक कर दिया करती थी। उनके वाइफ को पता होता था। कई बार जो रमेश जी थे वो रात के 12, 1, 1:30 बजे भी वापस आ जाया करते थे, और कई बार ऐसा भी हुआ करता था कि वो रात को नहीं आते थे वापस, वो अगली सुबह ही वापस आया करते थे। तो यहाँ पे जो नाना जी ने बताया कि रमेश जी ने जो आ रहे थे उस टाइम, तो एक रात को क्या हुआ, वो रात को थोड़ा लेट गए। रात को जाते जाते उनको 9:30, 10 बजे का वक्त हो चुका था। तो वो खेत में गए, और खेत में उन्होंने मचान बनाए होते थे। अगर आपने पुराने खेत देखे होंगे तो खेतों में मचान होते हैं। मचान के ऊपर फिर उन्होंने अपना कुछ सोने के लिए जगह बनाई होती है, गद्दे रखे होते हैं, तो वहां पर वो सोते थे। साथ में उन्होंने अपने एक लालटेन रखी हुई थी, हाथ में एक टॉर्च थी, और हाथ में उन्होंने एक डंडा और एक हाथ में उनकी कुल्हाड़ी हुआ करती थी। तो उन्होंने सारा सामान अपना वहां पे रख दिया और आराम से लेट के सो गए। अब लगभग जब उनको 1, 1.5 घंटे जब वो सो रखे थे, उनके दिमाग में उनको ऐसे लगा कि शायद ना उनके आसपास खेत के अंदर से उनको कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जो आवाजें उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। तो उनको लगा कि इतने दूर जंगल के बीच के जो खेत है, क्योंकि उसके बाद जंगल ही शुरू हो जाता है घना सा, वहां पर इस तरह के किस तरह के लोग होंगे जो इस तरह की बातचीतें कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है सपना आ रहा हो, या कई बार रात को आपने देखा होगा झिंगूर की आवाजें आती हैं, गीदड़ों की आवाजें आती हैं। तो उनको लगा कि शायद मुझे गलत भ्रम हो रहा है, पर उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद क्या होता है, अब जो आवाजें थी वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ने लग गई। अब उनको लगा यार इतनी तेज आवाजें जो हो रही है, इतनी ज्यादा आवाजें बढ़ रही है, आखिर में हो क्या रहा है, आखिर में ये चीज क्या हो रही है। तो उसके बाद रमेश जी उठ जाते हैं। उठने के बाद तो सबसे पहले जो अपनी टॉर्च को होती है, टॉर्च को खेतों में मार, खेतों में अंधेरा हो रखा था और उसके आगे जंगल था। तो उनको जो आवाजें सुनाई दे रही थी ना, हल्की हल्की सी आवाजें, तो वो आवाजें उनको सुनाई दे रही थी अपने खेत से जो आगे जंगल शुरू होता था बिल्कुल उसके बीच में सुनाई दे रही थी। अब रमेश जी ने क्या सोचा, अब रमेश जी ने सोचा कि आखिर में हो क्या रहा है यार, एक बार देखो तो सही है चल क्या रहा है। तो उसके बाद रमेश जी धीरे 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 करके खेत के बीच में, खेत की जो फसलें थी काफी ऊंची हो रखी थी, तो वे धीरे धीरे बीच में से जाते हैं और वहां से देखना शुरू करते हैं। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि 3, 4 जो लोग से दिख रहे हैं। अब उनको ये तो नहीं देखो पीठ उनकी तरफ को हो रखी है और मुंह उस तरफ को हो रखा है, वो कुछ बातचीतें कर रहे हैं। और वो क्या बातचीतें कर रहे हैं, वो इस तरह की बातचीतें कर रहे हैं कि यार ये हमारे पास है बहुत सा सामान है, इस सामान का हम करें क्या। अब ये बात रमेश जी सोचते हैं कि शायद ने 3, 4 जो लोग हैं चोर हैं, इन्होंने किसी गांव को लूटा है या किसी गांव को लूट के आ रहे, इसी के लिए ये चीजें ये कर रहे हैं। पर रमेश जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर में कर क्या रहे हैं ये। उसके बाद रमेश जी को थोड़ा, और रमेश जी सोचते हैं और जाके पास जाके देखो, तो रमेश थोड़ा और पास पहुंचे। जैसे ही वो पास पहुंचे, अब उनमें से जो 3 से 4 लोग थे उनमें से एक ने रमेश जी को देख लिया, उन्हें पीछे मुड़ के रमेश जी को देखा। अब जो 3 थे उन्होंने भी रमेश जी को देखा। अब उन चारों को देख के रमेश जी के हाथ पैर फूलने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। उनको अब ठंड का मौसम था, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि शरीर के ऊपर पसीना आ रहा है, चेहरे के ऊपर पसीना आ रहा है। तो इसके बाद वो धीरे धीरे करके रमेश जी के पास आते हैं और रमेश जी को देखते हैं। उन चारों के जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, ना वो गुस्से वाला था, ना ही कोई डर वाला था, और ना ही कोई खुशी वाला था। वो ऐसा एक्सप्रेशन था जिसको रमेश जी ने आज तक किसी भी चेहरे में नहीं देखा था। वो रमेश जी को सिर्फ घूरे जा रहे थे। लगभग 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, लेकिन रमेश जी को ऐसे लग रहा था वो मिनटों का सफर भी घंटों में तब्दील हो रहा है। तो उन चारों ने ऐसे करके रमेश जी को घेर लिया। अब उनमें से एक ने बोला रमेश जी को कि आप यहां क्या कर रहे हो। तो अब रमेश जी डर गए। रमेश जी को लगा कि शायद यार ये चोर है, मुझे लूट लाट लेंगे, पता क्या कर देंगे। तो वहां पे रमेश जी ने सिर्फ एक ही बात बोली कि जी बात ऐसी है कि मैं अपने खेत में आ रखा था, सो रखा था, तो पता नहीं मैंने, अब आपको पता ही है कि मैं खेतों में इधर उधर जाता कि कोई जंगली जुंगली जानवर घुस जाते हैं तो खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया था। तो उसके बाद जो दूसरा होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम इसके लिए आए थे। तो कह रहा मैं इसी के लिए आया था। क्या तुम हर रोज यहाँ पर आते हो। तो कहता हाँ मैं ऐसे रोज तो आता हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में कोई 1 बार या 2 बार आता हूँ। तो उसके बाद रमेश जी उनके आगे हाथ जोड़ लेते और कहते हैं कि भाई यार एक बात सुनो, तुम क्या हो, क्यों हो, मैं नहीं जानता। तुमने क्या कर रहे हो, तुमने क्या बातचीतें करी, मैंने नहीं सुनी है। बस भाई मुझे जाने दो यहाँ से, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। तो चारों के चारों अब अजीब सी मुस्कुराहट हंसी हंस रहे हैं। अब उनकी हंसी भी इतनी डरावनी लग रही है कि रमेश जी यहाँ पे घबरा जाते हैं। अब रमेश जी उनको देख के रोने लग गया और रमेश जी
पैरों में पड़ गए, उन चारों के पैर पकड़ रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। रमेश जी बार बार माफी मांग रहे हैं कि भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, क्योंकि रमेश जी को ये लग रहा है कि कहीं ये चारों के चारों मुझे मार ना दे, मुझे मार भी देंगे तो किसको क्या पता लगे, अगली सुबह तक तो किसी को खबर ही नहीं होने वाली। तो ये चीज घटना चल रही थी। अब वो चारों में से एक जो होता है वो हंसता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। अब वो चारों ने रमेश जी को घेरा हुआ है, वो सिर्फ रमेश जी को हंस के देख रहे हैं। तभी रमेश जी क्या देखते हैं, एक और अजीब सा उसने चेहरे पे कुछ अजीब सा कुछ सोल सा कंबल सा ओढ़ रखा है, वो कुछ नहीं दिख रहा, उसकी सिर्फ दो आंखें दिख रही है, छोटी छोटी सी दो आंखें दिख रही है। अब वो आता है, अब जैसे ही वो चारों हंस रहे थे उनकी हंसी बंद हो जाती है, और जो रमेश जी होते हैं वो केवल और केवल उसी तरफ देख रहे होते हैं। जब वो आता है और रमेश जी की तरफ देखता है और रमेश जी को बोलता है कि ये क्या कौन है, तो उसके बाद वो चारों बोलते हैं जी ये खेतों में पानी देने आया हुआ था, बस अचानक ही हमने इसको देख लिया। तो उसने कहा कि इसने कुछ देखा या कुछ सुना, तो वो कहते नहीं नहीं, ये कह रहा है इसने ना कुछ सुना ना किसी ने देखा। तो वो कहता है कि चल ठीक है, चला हमारे साथ चल। तो रमेश जी फिर हाथ जोड़ते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मेरे से गलती हो गई है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बूढ़े माता पिताओं मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। पर यहां पर जो वो होता आदमी जो आया होता कंबल लेके, वो बोलता ना भाई तुझे हमारे साथ चलना होगा, तू चल हमारे साथ। तो उसके बाद रमेश जी सोचते यार क्या करूं। अब रमेश जी को पता था मैं मना करूंगा, ना नुकर करूंगा तो पक्का मुझे मारेंगे। अब मारना तो इन्होंने मुझे अब भी है, मारना मुझे बाद में भी है, तो इससे बढ़िया जो ये कह रहे हैं तो इनके साथ साथ में चलता हूं। तो उसके बाद जो अजीब सा दिखने वाला आदमी था जिसने कंबल सा लपेटा हुआ था, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, रमेश जी बिल्कुल बीच में है। अब वो चारों भी रमेश जी के पीछे चल रहे हैं, पर रमेश जी को कुछ अजीब नजर लग रहा है। अब रमेश जी को क्या अजीब लग रहा है, रमेश जी ये सोच रहे हैं कि जब मैं चल रहा हूं तो नीचे जो घास से बिछी हुई है उसके ऊपर हल्की हल्की सी घिसने की आवाजें आ रही है, लेकिन जो मेरे आगे चल रहा है और जो मेरे पीछे चारों चल रहे हैं इनकी ना कोई आवाजें आ रही है घिसने की, ना कुछ हो रहा है। तो आखिर में हो क्या रहा है ये, पर फिर भी रमेश जी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे चल रहा था जिन्हें कंबल ओढ़ा हुआ था वो रुक जाता है, और जैसे ही वो रुकता है वो घूम के रमेश जी की ओर देखता है और कहता है 1 मिनट तू यहीं रुका रहे, तू कहीं मत जाइयो, अगर तू यहां से भागा, तू यहां से कहीं दौड़ा तो फिर देख तेरे साथ क्या होगा, तू कहीं भी जाएगा हम वहीं पहुंच जाएंगे। अब रमेश जी कहते हैं भाई मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना भाई कर लो, बस मुझे मेरे घर जाने दो। इसके बाद वो चार लोग, जो एक था जिन्हें कंबल सा लपेटा हुआ था, जो उनका मुखिया टाइप का लग रहा था, वो उनके साथ चारों जाते हैं और वहां पे वो अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब रमेश जी का एक मन तो ये कर रहा था कि यहीं से मैं दौड़ लगाऊं पीछे से और सीधा गांव की तरफ दौड़ूं, पर फिर उसको इस बात का भी डर था कि कहीं ये इसी चक्कर में होंगे कि मैं यहां से दौड़ूं और वो जो चार लोग हैं वो मुखिया ये मुझे मारेंगे पक्का। तो रमेश जी कहते हैं सबसे अच्छा यही कि मैं यहीं रुका रहा हूं और देखता रहूं। उसे कुछ देर के बाद वो चारों फिर से आते हैं और वो चारों रमेश जी को कहते हैं कि रमेश इधर आओ, और रमेश उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब दूसरा शक उसको रमेश को ये होता है कि मेरा नाम कैसे पता, इन्होंने मुझे रमेश क्यों कहा, पर फिर भी रमेश जी ध्यान नहीं देते क्योंकि डर के कारण कई बार हमारा दिमाग हमें काफी चीजें दिखाना शुरू कर देता है, काफी चीजें सुनाना शुरू कर देता है। तो रमेश जी धीरे धीरे करके उनके पीछे चलते जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि जब वो रमेश जी वहां जागते हैं तो रमेश जी क्या देखते हैं, रमेश जी एक चीज देखते हैं और रमेश जी देखते हैं वहां पर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ थे अजीब सी चीजें, चमकती हुई चीजें दिखने वाली। और रमेश जी को पता था वो जो अजीब सी चीजें दिखने वाली थी ना वो क्या थे, उसमें वो हीरे थे, वो सोना था, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो रमेश जी ने आज तक देखी भी नहीं थी। कुछ ऐसे जेवर भी रमेश जी ने देखे थे जो उन्होंने आज तक ना कभी देखे तो ना उनके बारे में कभी सुना था। और जब रमेश जी चीज को देखते हैं ना तो रमेश जी पक्का समझ जाते हैं कि भाई ये पक्का ना पक्का कोई चोर और डकैत है जिन्होंने बहुत कुछ लूटा है और अब मुझे यहाँ पे आके मारेंगे और हो सकता है कि कल एक मुझे फंसा भी ना दे। तो रमेश जी फिर हाथ जोड़ के रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर वो बोलते हैं कि तुझे अगर हमें मारना होता ना हम तुझे उसी वक्त मार देते जब हमने तुझे उस वक्त खेत में देखा था। और तुझे क्या लगा कि तू हमें देख रहा था और हम तुझे नहीं देख रहे थे, हम तुझे तब भी देख रहे थे, हमारा मुंह चाहे आगे था लेकिन जो हमारी आंखें थी ना वो पीछे होती है। और जब रमेश जी ने देखा तो सच में वो देख के दंग रह गया और उनको बेहोशी आने वाली थी, क्योंकि एक्चुअल में उनकी जो आंखें थी वो सिर के पीछे लगी हुई थी और वो रमेश जी से बातें कर रही थी।
उनका मुंह आगे की ओर बात कर रहा था, उनकी आंखें पीछे रमेश जी को देख रही थी। और जब रमेश जी ने ये देखा ना, वो बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा घबरा गए, उनके हाथ पैर कांपने लग गए। और रमेश जी ने अभी सोच लिया था कि भाई अब मैं जाने वाला हूं, मैं खत्म होने वाला हूं। और रमेश जी अब बेहोश ही होने वाले थे। लेकिन उनमें से जिसने कंबल सा ले बैठा, उसने कहा चल एक काम कर, चुपचाप यहीं बैठ जा। और रमेश जी चुपचाप वहीं पे जाके बैठ गए। और उसके बाद वो आपस में कुछ बातें करने लगे। अब रमेश जी को इसलिए डर लगा कि रमेश जी क्या देखते हैं, वहां से पेड़ के पीछे से एक महिला आती है। और जब रमेश जी उस महिला को देखते हैं ना, तो रमेश जी को ऐसा लगता है उनका शरीर के अंदर जो खून है ना, खून बिल्कुल सूख चुका है, उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं है। और उनकी जो आंखें हैं ना, वो पत्थर बन चुकी है। और जो उनके शब्द है वो तो कभी निकले ही नहीं है, वो गूंगे हो चुके हैं। क्योंकि जो वो महिला थी, वो महिला हवा में आसमान हल्की से उड़ते हुए, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और उसके जो हाथ थे, वो हाथ उसने पीछे की ओर कर रखे थे। और उसकी जो आंखें थी, आंखें सिर के ऊपर थी। और उसका मुंह बिल्कुल था ही नहीं। अब फिर भी वो धीरे से आई और जो कंबल सा लपेटा हुआ था उसके पास आई और उसको देखती है। फिर वो रमेश की तरफ देखती है। और जब रमेश को देखती है ना, तो रमेश जी कहते हैं कि मैं बस वहां मर जाता। और उसी टाइम रमेश जी नीचे की ओर गिर गए। और रमेश जी जैसे नीचे की ओर गिरे, तो रमेश जी वहां बेहोश से हो गए। और रमेश जी को लगभग जब 5, 5:30, 6 बजे अचानक ही रमेश जी की आंखों पे ना कुछ छींटे से लगे। तो जब रमेश जी अपनी आंखें खोलते तो ऊपर आसमान की तरफ देखते, तो उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है कि ऊपर से हल्की हल्की सी बारिशें होने लग गई है, जो उनके चेहरे के ऊपर गिर रही है। और जब उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है, इधर उधर देखते तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता। इधर देखते उधर देखते उनको कुछ नहीं दिखाई देता। उनको बस अपने पास में उनको सिर्फ एक पोटली दिखाई देती है, एक पोटली। अब वो छोटी सी एक पोटली होती है। रमेश जी कुछ नहीं करते, रमेश जी उस पोटली को उठाते और भागते हुए सीधा अपने घर की तरफ दौड़ लगाते और सीधा घर पहुंच जाते। और जब वो घर पहुंचते हैं तो उसके बाद उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उनके जो माता पिता वो गुस्सा हो जाते हैं, उनकी जो बेटी है वो लड़ने लग जाते हैं उनसे कि पिताजी मैं तो हम तो कब से वेट कर रहे थे, तो आज आप कहाँ थे? तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं मुझे अभी सोने दो। और बस वो सो जाते हैं। और फिर वो जागते हैं दोपहर को। जब वो दोपहर को जागते हैं तो उनको फिर ध्यान आता है उस पोटली का, कि उस पोटली के भीतर आखिर में था क्या। उसके बाद उस पोटली को जब वो खोलते हैं, तो उस पोटली को जब खोलते हैं तो उनको पोटली के भीतर क्या दिखाई देता है? पोटली के भीतर उनको दिखाई देते हैं सोने के गहने। और सोने के जब वो गहने देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो चोर थे, ये चोर ये गहना छोड़ के चले गए। लेकिन रमेश जी सोचते जब मैंने वो चीजें देखी तो चीजें था ही क्या? तो रमेश जी को लगता है शायद ये भ्रम था या किसी तरह की कोई चीज थी। तो रमेश जी को ज्यादा वो नहीं करते, जल्दी से पोटली को बांधते और पोटली को रख देते, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो। उसके बाद वो अगली रात को खाना खुना खाते, लोग खेत में नहीं जाते। इस तरह से हफ्ता गुजर जाता और खेत में नहीं जाते। अब सबको चिंता हो जाती है खेत में क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, पर वो खेत में नहीं जाते हैं। उसके लगभग अगले नेक्स्ट वीक जब फसल काटने का टाइम था, तो वहां पे दोपहर को तो चले गए थे, तो दोपहर को अकेले ही फसल काट रहे थे, बाकी जो खेतों में काम करते तो चले गए थे। उसके बाद जब रमेश जी अपनी फसल को बांध और जैसे ही खड़े होते हैं, तो वो क्या देखते हैं? पीछे वो 4 लोग फिर से खड़े हो रखे हैं और रमेश की तरफ हंस रहे हैं और कह रहे हैं क्या हुआ भाई, आजकल तो ऊपर खेतों में नहीं आता। अब रमेश जी के हाथ पैर कांपने लग गए, वो डर से गए, वो कह रहे क्या है, ये चोर है क्या है? वो चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं रमेश पर, चिल्ला नहीं पाते हैं और आखिर में कुछ नहीं बोलते। तो कहते हैं चिंता मत कर, हम तुझे मारने नहीं आ रखे हैं। हमने जो तुझे दिया है वो एक खजाना है, वो हमारा खजाना है जो हमने तुझे थोड़ा सा पार्ट दे दिया। इस खजाने को हमेशा अपने पास रखियो, तो हमेशा अपने पास रखेगा तो तू हमेशा सुखी रहेगा न। और इस दूसरी चीज ये रखियो, जिस दिन तू यहां से चला जाएगा उस दिन एक खजाना भी चला जाएगा। तो उसके बाद रमेश जी कुछ नहीं बोलते, रमेश जी भाग के आते हैं और सीधा अपने घर में घुस जाते हैं। और जब अपने घर में घुसते हैं और फिर से उस पोटली को खोलते हैं, तो पोटली में जब वो सोने के उन्होंने गहने देखे थे, अब वहां पे केवल क्या होती है? सिर्फ राख होती है। वो सिर्फ राख बन चुकी थी और कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उस राख को अपने पास ही रखा। लेकिन जिस टाइम से उनके पास वो राख आई, तब से उनकी जो फसलें थी वो अच्छी होने लग गई। तब से जो उनकी जो और खेत की फसलें थी और अच्छी होने लग गई। अब उनका जो जीवन था, जो पहले ठीक ठाक चल रहा था, उनका जीवन अब और अच्छा चलने लग गया। और अब उनका जो लाइफ स्टाइल था वो भी बहुत बढ़िया हो गया। और जो नाना जी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बहुत अच्छे, उन्होंने 1 या 2 अच्छे मकान भी बना लिए थे, उनकी फसलें बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन जिस टाइम उनकी डेथ हुई, उसके बाद उनकी जो फसलें थी वो भी खत्म हो गई, उनके खेत भी खत्म हो गए और उनका जो पूरा जो बच्चे बुच्चे थे वो भी पता नहीं कहाँ गए, किधर गए, किसी को कुछ नहीं पता लगा। और जो वो घर थे वो बिल्कुल वीरान हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चला आखिर में हुआ क्या।
अब बहुत से लोग जब कह रहे चर्चा करते थे कि उनको क्या मिला था, उनकी फसलें मिली थी, और जब रमेश जी ये इंसिडेंट लोगों को बताते थे तो बहुत से गांव के लोग सिर्फ एक ही बात बोलते थे, उसे कुछ नहीं मिला यार, जो उन्होंने उसको दिया होगा ना, जो पोटली सी दी होगी भाई, वो भूतों का खजाना रहा होगा। बस इसको कह के लोग किस्से को हंसते थे, मुस्कुराते थे और घर चले जाते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि रमेश जी को क्या मिला था और कैसे मिला था और क्या उनके साथ हुआ था। तो ये था भूतों का खजाने का किस्सा। और ये है जो हमने एक बुक निकाली है, महाबली हनुमान जी। आप इस बुक को जरूर पढ़िए। आज आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, बजरंग बाण पढ़ते होंगे, संकट मोचन पढ़ते होंगे, शायद आपको कई बार वो चीजें फल नहीं दे पाती होंगी। वो इसलिए फल नहीं दे पाती क्योंकि आपको यही नहीं पता उनको पढ़ना कैसा है। तो ये जो महाबली हनुमान जी है, इसमें उन सब चीजों को लिखा गया, बताया गया कि उनको पढ़ना किस तरीके से, कितने टाइम पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो अपने आप जीवन में रिजल्ट देखेंगे। क्योंकि जो है महाबली हनुमान आप देख रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं देख रहे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमान जी ही चाहते हैं, ये हनुमान जी की कृपा है कि आज ये आपके पास आई है। और आज आपके अगर सामने ये आई है तो हो सकता है आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होने वाली है। तो महाबली हनुमान आप जरूर पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में आप कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को आपको जरूर मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही हम इस तरह के और भी बहुत सारे कंटेंट लेके आते जा रहे हैं, तो आप उसको कंटेंट को भी देख सकते हैं। और पॉडकास्ट को तो आप हमारे प्यार दे ही रहे हैं, इसी तरीके से आप हमारे इस कंटेंट को भी प्यार दीजिए। और इस कंटेंट को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।